हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। और आज हम लोग देखने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। बहुत सारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैं, उनको कैसे मैट्रिसेस के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले आप 10th में 2 वेरिएबल इक्वेशन जो है सॉल्व करना पता है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको 3 वेरिएबल भी सॉल्व करना आना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस की हेल्प से जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, 2 वेरिएबल के लिए आपको पता है, 3 वेरिएबल के लिए हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये है कि 2 वेरिएबल को भी आप देख लो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये 10th का ही पार्ट है, ये 10th का ही पार्ट है। फॉर 2 वेरिएबल अगर जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का लिखें तो a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2 होता है। आपको पता है कि इस केस में 3 केस होता है, क्योंकि 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और 2 स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होता है, 2 स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या फिर कोइंसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो पैरेलल होंगे तो नो सोल्यूशन मिलता है, जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, जब वो कोइंसाइड करते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। तो वही केस है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है 2 स्ट्रेट लाइन है, दोनों का स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये स्लोप ही बेसिकली ये स्लोप लिखा है। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन का जो है स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये जब केस होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। अच्छा, नो सोल्यूशन कब मिलता है, नो सोल्यूशन कब मिलेगा, जब लाइंस पैरेलल होंगे। ठीक है, जब वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उस केस में क्या होगा, जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है, तो ये केस होता है, ये कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें 2 इक्वेशन हम लोगों ने लिया है, दोनों क्या है, लीनियर है और 2 वेरिएबल भी है इनमें। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोग 3 इक्वेशन की बात करेंगे, ये आपके कोर्स में है। ठीक है, देखते हैं इसको। अब देखो, अगर 3 इक्वेशन दिया हो विथ 3 वेरिएबल, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3, तो इन जनरल ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इन जनरल ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। आप आगे पढ़ोगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, मीन्स 3 प्लेन लिखे हुए हैं आपके पास। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे फॉर्मेट को मैं एक मैट्रिसेस का नाम दे रहा हूँ। मैंने बताया था, ठीक है, मैट्रिसेस क्या होता है, जनरल कोफिशिएंट्स का कलेक्शन होता है। एक डब्बे के अंदर आपने कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लिया। देखो a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये आ गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरे डब्बे में क्या लेना है, जिसकी वैल्यू निकालना है आपको, एक्स वाई जेड वेरिएबल इक्वल। तीसरे डब्बे में क्या है, d1 d2 d3, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो d1 d2 d3 ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो आपके पास तीन मैट्रिसेस आ गया। अगर मैं इसको नाम दे दूं a, इसको नाम दे दूं कैपिटल X, इसको नाम दे दूं कैपिटल B, तो ax इक्वल b आपको दिख रहा होगा। अब जब ax इक्वल b मिल चुका है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ a इन्वर्स जो है ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर a इन्वर्स लेतेंगे तो a इन्वर्स ऑफ a इंटू एक्स होगा, और इधर क्या होगा, a इन्वर्स इंटू b होगा। याद रखना, कभी भी इन्वर्स लो या फिर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ये याद रखना, यहाँ पे आपने प्री मल्टीप्लिकेशन किया है, अब पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। प्री या पोस्ट, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। ठीक है, अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करना होता तो a इन्वर्स होता, a इन्वर्स ऑफ x, यहाँ पे क्या होता, b a इन्वर्स होता। ठीक है, तो यहाँ पे a इन्वर्स a क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, x तो कॉपी हो जाएगा, और ये हो गया a इन्वर्स b। अब आइडेंटिटी इंटू x क्या होगा, x होगा a इन्वर्स b। तो ये मिल चुका है आपको, x इक्वल a इन्वर्स b का मतलब, अब x नहीं है, x का नाम पे पूरा वेरिएबल है, मीन्स x y z। इसका मतलब यहाँ से एक्स वाई जेड मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एक मैट्रिक्स होगा, और मैट्रिक्स से अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ भी मैट्रिक्स यहाँ भी मैट्रिक्स, तो एक्स वाई जेड निकल जाएगा। ठीक है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें भी केस है। केस क्यों है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हो आप, एक्स इक्वल ए इनवर्स बी निकालते हो। ठीक है, वो कब कर सकते हो आप, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तभी आप ए इनवर्स ऑफ बी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा,
एक्स इक्वल ए इनवर्स बी तभी आप कर सकते हो जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो हो, मतलब जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है, तभी आप एक्स इक्वल ए इनवर्स बी कर सकते हो। और इस मेथड का यूज़ करते हुए आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलने वाली है जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इक्वल ए इनवर्स बी से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलने का मतलब ये यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है, ये सिस्टम यूनिक सोल्यूशन देगा। केस बी ये है जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मान लो जीरो हो जाए, ठीक है। अगर मान लो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो गया, जीरो होगा तब क्या होगा, तब ए इनवर्स तो नहीं मिलने वाला है। अगर डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हो एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। तब क्या करना पड़ेगा, आपको एडजॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ए एक्स इक्वल बी होता है, पता ही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में लिख सकते हो। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एडजॉइंट ले लो, एडजॉइंट ए से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। एडजॉइंट ए ऑफ एक्स हो गया और यहाँ क्या हो गया, एडजॉइंट ए ऑफ बी हो गया। मैंने प्री मल्टीप्लाई किया है, एडजॉइंट ए का प्री मल्टीप्लिकेशन किया है इन दोनों मैट्रिसेस में, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। एडजॉइंट ए ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट है, ठीक है। एक्स तो है ही आपके पास, यहाँ पे एडजॉइंट ए ऑफ बी हो गया। अब आई इंटू एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा। तो डिटरमिनेंट ए ऑफ एक्स इक्वल एडजॉइंट ए ऑफ बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्स वाई जेड निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस हो सकता है, यहाँ पे दो केस हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि डिटरमिनेंट ए क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, डिटरमिनेंट ए इक्वल जीरो के लिए सॉल्व कर रहे हो। तो अगर डिटरमिनेंट ए ज़ीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स लिखा है भाई, जीरो इंटू एक्स क्या होगा, जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, या जीरो अगर कोई स्केलर भी है और वो किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ ए एक स्केलर ही होगा, तो स्केलर के नाम पे जीरो लोगे, जीरो इंटू एनी मैट्रिक्स विल बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स आएगा और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी है एडजॉइंट ए ऑफ बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, वो क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो है मीन्स नल मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड कुछ मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे दो केस एराइज होगा, कौन कौन सा केस बताते हैं। केस नंबर 1, अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो है, मतलब नल मैट्रिक्स है, ये जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए क्या है, जीरो है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, जीरो। तो अगर राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड तो ये है ना, एडजॉइंट ए ऑफ बी है। तो अगर राइट हैंड साइड जीरो हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, राइट हैंड साइड जीरो है, ठीक है। सोचो एक्स के नाम पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर डिटरमिनेंट ए इंटू एक्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी था। अब सोचो डिटरमिनेंट ए क्या है, ज़ीरो है, तो ये बन गया ज़ीरो, जीरो इंटू एनी मैट्रिक्स विल बी नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स है, इक्वल यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू बी है। अब ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। एक बार एक्स को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है ना, एक्स का मतलब एक्स वाई जेड तीनों है, क्योंकि ये कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जीरो है, मीन्स नल मैट्रिक्स है। अब राइट हैंड साइड के पास दो ऑप्शन है, राइट हैंड साइड के पास दो ऑप्शन है, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो दे सकता है, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो मिल सकता है, ठीक है। तो अगर जीरो मिलेगा तब क्या होगा, पहला केस, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। पहले वाले केस में अगर ये राइट हैंड साइड जीरो बनता है तो क्या होगा, कैसे दिखेगा, जीरो इंटू यहाँ पे एक्स और ज़ीरो, ये कैसा दिखेगा, जीरो इंटू एक्स इंटू ज़ीरो। अब सोचो एक्स के नाम पे कुछ भी ले लो आप, एक्स वाई जेड के नाम पे कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे लेते हो एक्स वाई जेड की जगह, तो क्या मिलेगा, समथिंग इंटू जीरो, जीरो इक्वल जीरो। ये इक्वेशन क्या होगा, ऑलवेज ट्रू या फिर सेटिस्फाइड, ठीक है, ये क्या होगा, ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे एक्स के नाम पे क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि सोल्यूशन मिलेगा तो कैसा मिलेगा। भाई अगर सोल्यूशन मिलेगा तो ए इनवर्स बी से मिल जाएगा, ठीक है। वो किस केस में होगा, जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, तब क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिल ही जाएगा, वो आप निकाल सकते हो। बट अगर डिटरमिनेंट इक्वल जीरो हो जाएगा तब दो चीज़ होगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा या तो नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो पहला केस हम लोग देख लिए हैं, पहला केस इसमें क्या मिला, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो है तो क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। केस टू यहाँ पे देखते हैं। केस टू में क्या होगा, अगर सोचो कि ये जीरो नहीं बन पाया, अगर राइट हैंड साइड जो है जीरो नहीं बन पाया तो कैसा होगा, ठीक है, कैसा दिखेगा सिचुएशन, आपको कैसे दिखेगा। एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। ये केस टू है, केस टू वाला। तो केस टू वाले में क्या दिखेगा आपको, जब राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा, राइट हैंड साइड मान लो RHS नाम ले लेते हैं, और ये क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, ये जीरो के बराबर नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, जीरो इंटू एक्स दिख रहा है। अब आप सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो है, क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, तो यहाँ पे तो नल मैट्रिक्स है। लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं बना रहा है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड जीरो है और राइट हैंड साइड जीरो नहीं है? क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या देगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि दो केस हो सकता है, जब राइट हैंड साइड जीरो बनेगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, और जब राइट हैंड साइड जीरो नहीं बन पाएगा तो नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपको याद रखना है, बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो केस वन से पूछेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केस वन से बोर्ड में यही पूछेगा, ठीक है, बोर्ड में यही पूछेगा। या तो एफ एक्स इक्वल ए इनवर्स बी से सॉल्व करो, ठीक है। जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा और उससे आपसे सोल्यूशन पूछेगा, दैट्स इट। आपसे सिर्फ सोल्यूशन पूछेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एडिशनल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, किस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा और किस केस में नो सोल्यूशन मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड है वो उसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। देख लो आप यहाँ, ये जो मेथड है वो मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि मैट्रिक्स की हेल्प से आप जो है क्या कर रहे हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। दूसरा मेथड भी है जिसको क्रैमर्स रूल कहते हैं। यहाँ पे देखो, सेकंड मेथड है जिसको क्रैमर्स रूल कहते हैं, क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल को भी हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि क्रैमर्स रूल क्या है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको चार डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, चार डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यही है, a1x b1y c1z इक्वल d1, a2x b2y c2z इक्वल d2, a3x b3y c3z इक्वल d3। अब क्या करना पड़ेगा, आपको चार डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। पहला डिटरमिनेंट जिसको आप डेल्टा बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, डी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, ये सब सिंबल है। तो पहला डिटरमिनेंट जो डेल्टा होगा वो इसको आप रख लो। अब जितने भी कोफिशिएंट है उसको कॉपी कर दो, a1 a2 a3, ये दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। ये देखो a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, c1 c2 c3। तो आपको ये मिल गया है, एक मैट्रिक्स, एक डिटरमिनेंट आपको मिल गया है। किसकी हेल्प से, इन कोफिशिएंट्स की हेल्प से। अब जो बाकी डिटरमिनेंट होगा वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, वो मैं एक बता देता हूँ आपको, ज़रा सा ध्यान दो। देखो, आपने ये डिटरमिनेंट आपने लिख दिया है। अब आप डेल्टा एक्स डिटरमिनेंट लिखोगे, डेल्टा वाई डिटरमिनेंट लिखोगे, डेल्टा जेड डिटरमिनेंट लिखोगे। तो डेल्टा एक्स लिखते टाइम पे क्या करना है, कॉलम वन को, कॉलम वन ये है ना आपके पास, देखो a1 a2 a3 है कॉलम वन। अब इस कॉलम वन को मैं क्या कर रहा हूँ, d1 d2 d3 से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। करना ही ऐसे है, क्रैमर रूल ने यही बताया कि आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना होगा d1 d2 d3 से, तो आपने रिप्लेस करके लिख दिया। अच्छा, डेल्टा वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको देखते रहना, इसको देखते रहना। डेल्टा जेड निकालने के लिए क्या करो, थर्ड कॉलम को क्या करो, d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दो, बाकी एज इट इज रहेगा, एज इट इज, ठीक है। जब आप ये कर लो तो उसके बाद क्या करना होगा आपको, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, जेड क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, ठीक है। ये
किस केस में होगा, ये किस केस में होगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये सब आप कब निकाल सकते हो भाई, जब नीचे जीरो नहीं बनेगा। जब नीचे नहीं जीरो बनेगा तब क्या होगा, तभी आप x इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा को सॉल्व कर पाओगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा को सॉल्व कर पाओगे, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि नीचे ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अगर नीचे ज़ीरो नहीं होता है तो आपका सोल्यूशन मिलने वाला है, और सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। ये केस है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे यहाँ पे और अगर डेल्टा ज़ीरो बन जाता है, ठीक है, तो दो केस हो सकता है। अगर डेल्टा जीरो बन गया मीन्स नीचे वाला अगर जीरो बन जाए तो दो केस हो सकता है, या तो सारा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो बन जाए, उस केस में क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 0/0 क्रिएट होगा, 0/0 क्रिएट होगा, 0/0 क्रिएट होगा, तो क्या मिलने वाला है, नो सोल्यूशन। और अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कोई आइदर ज़ीरो, नॉट ऑल ज़ीरो है ये, ठीक है, यहाँ पे नॉट ऑल ज़ीरो है, यहाँ पे नॉट ऑल ज़ीरो। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ इस चीज़ को। ये नॉट ऑल ज़ीरो है, याद रखना, मैं और करके दिखाया हूँ, ठीक है। ये नॉट ऑल ज़ीरो है। नॉट ऑल ज़ीरो का मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से हो सकता है कि कोई जीरो ना बन पाए। तो सोचो अगर यहाँ पे कोई जीरो नहीं बन पाएगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको। एक सेकेंड इसको ऑब्जर्व करो। मान लो x इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा है आपके पास, इसको लिख सकते हो x इंटू डेल्टा इक्वल डेल्टा एक्स। अब अगर आप सोचो डेल्टा x का मतलब डेल्टा x भी हो सकता है, डेल्टा y भी हो सकता है, डेल्टा z भी हो सकता है, यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें से कोई एक जीरो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, डेल्टा x जीरो नहीं बन पाया, इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपका जीरो नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, चूंकि ये केस किसके लिए डिस्कस कर रहे हो आप, डेल्टा इक्वल जीरो के लिए। ये वाला नीचे वाला जो केस है वो क्या है, डेल्टा इक्वल जीरो के लिए है। तो डेल्टा इक्वल जीरो के केस में क्या हो रहा है भाई, डेल्टा इक्वल जीरो के केस में ये तो जीरो बन गया, तो जीरो इंटू समथिंग क्या होगा, जीरो। तो ये जीरो है, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, ये जीरो है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, जीरो नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है और तब भी ये बराबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन। वही लिखा है, वही लिखा है, नो सोल्यूशन, ठीक है। और अगर तीनों जीरो होते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, अगर तीनों जीरो होते हैं तो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा या तो नो सोल्यूशन मिलेगा। ज़्यादातर केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन ही मिलता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। कैसे हम लोग मैट्रिक्स की हेल्प से जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके दो केस थे, या तो डिटरमिनेंट ए जीरो होगा या तो डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं होगा। यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा का मतलब भी डिटरमिनेंट ए ही है, या तो डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होगा या तो डिटरमिनेंट ए जीरो होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ए अगर नॉन जीरो होगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और अगर डिटरमिनेंट ए जीरो के बराबर होगा तो दो केस होगा, नो सोल्यूशन का और इनफाइनाइटली सोल्यूशन का, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का। यूनिक सोल्यूशन से ही पूछता है इन जनरल, कंपटीशन में इस पार्ट से पूछता है, ठीक है। बोर्ड में केवल आपको सॉल्व करने के लिए देगा और आप सॉल्व कर सकते हो किसकी हेल्प से, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो से, ठीक है। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा, बट अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बुकिस है, ये सब बुकिस है, तो हो सकता है आपको दिक्कत हुई हो, तो मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आई होप वो वाला तरीका आपको ज़्यादा पसंद होगा और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और सारे जो है क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके। तो चलो बच्चों चलते हैं पेज पे। सबसे पहले देखो, मैं एक लीनियर इक्वेशन की बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ए एक्स इक्वल बी के बारे में, ठीक है, ए एक्स इक्वल बी के बारे में। ये एक इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसी से मैं समझा दूंगा आपको सब कुछ। अच्छा, लीनियर इक्वेशन है अगर, तो इसके कितने सारे जो है सोल्यूशन हो सकते हैं। आप कहोगे कि सर एक सोल्यूशन होगा एक्स इक्वल बी अपॉन ए, ठीक है, एक सोल्यूशन ये होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके बहुत सारे केस हो सकते हैं। इसके कितने केस होंगे वो देखना है, ठीक है ना। केस डिपेंड करेगा ए और बी पे, केस डिपेंड करेगा ए और बी पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। पहले क्या हो सकता है, ए पे अगर ए की बात करें, सिर्फ ए पे अगर आप नज़र गड़ाओ तो ए या तो ज़ीरो हो सकता है और ए नॉन ज़ीरो भी हो सकता है,
ठीक है, ए या तो ज़ीरो होगा या तो नॉन ज़ीरो होगा। अब सोचो कि अगर ये ज़ीरो होता है, ए ज़ीरो होता है, तो लिखना कैसे है इसको, ज़ीरो इंटू एक्स, या दिखेगा कैसे, जीरो इंटू एक्स इक्वल बी दिखेगा। यहाँ भी क्या दिखेगा, अगर ए ज़ीरो नहीं है, तो अगर ए ज़ीरो नहीं है तो नीचे आ सकता है, तो कैसा दिखेगा, एक्स इक्वल, ये कैपिटल एक्स है, ठीक है, स्मॉल एक्स के लिए भी सोच सकते हो, फिलहाल हम लोग डिटरमिनेंट की बात नहीं करते हैं, तो स्मॉल एक्स ही है, तो बी अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे भी दो केस हो सकता है, इस कंडीशन के बाद भी दो केस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ए की बात हो गई, अब बी की बात कर लेते हैं। इन दोनों केस में क्या हो सकता है, या तो बी ज़ीरो हो सकता है या तो बी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये दीवार खड़ा कर देते हैं। यहाँ भी क्या हो सकता है, बी ज़ीरो हो सकता है या बी नॉन ज़ीरो हो सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है। आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह है इधर, और इक्वेशन इस तरह है इधर। अब सोचो अगर बी ज़ीरो होगा, यहाँ पे बी ज़ीरो है, तो जीरो इंटू एक्स क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा, यहाँ पे ज़ीरो, बी के नाम पे क्या है, ज़ीरो है, तो सोचो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, ज़ीरो इंटू एक्स इक्वल ज़ीरो। अगर मैं बी इक्वल ज़ीरो डाल देता हूँ यहाँ पे तो जीरो इंटू एक्स इक्वल ज़ीरो दिखेगा। अच्छा, जीरो इंटू एक्स इक्वल ज़ीरो, तो एक्स के नाम पे आप क्या रख सकते हो, एक्स के नाम पे कुछ भी रख लो, ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। एक्स के नाम पे अगर 3 डाल दो, 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा, 10 डालो, 10 इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो इक्वल ज़ीरो। तो एक्स के नाम पे कुछ भी डाल दो, क्या करेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। तो एक्स के नाम पे कुछ भी डाल सकते हो, इसका मतलब कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इससे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्रिएट होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर बी जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, इसका मतलब कि जो राइट हैंड साइड है, बी अगर जीरो नहीं है इसका मतलब कोई नंबर होगा। तो इक्वेशन किस तरह दिखेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ज़ीरो इंटू एक्स इक्वल समथिंग, समथिंग का मतलब चलो अल्फ़ा मान लेते हैं, बी के नाम पे क्या ले सकते हो, अल्फ़ा ले सकते हो, क्योंकि बी ज़ीरो नहीं है, और आपको पता है कि ये क्या है, ये ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो आप सोचो कि राइट हैंड साइड क्या है, ज़ीरो नहीं है, मतलब नॉन ज़ीरो है, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा जीरो बन रहा है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो है और राइट हैंड साइड नॉन ज़ीरो है, फिर भी ये आपस में बराबर हैं, तो नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा। अब देखो ये केस बहुत आसान है, इसी से मैं समझा दूंगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो x इक्वल बी अपॉन ए है, तो मैंने दो केस बनाया है, b या तो ज़ीरो होगा, b या तो ज़ीरो नहीं होगा। तो जब b ज़ीरो होगा, सोचो ज़ीरो अपॉन समथिंग, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नीचे वाला नॉन ज़ीरो है, ऊपर वाला ज़ीरो है, तो ज़ीरो अपॉन समथिंग क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ज़ीरो मिलने वाला है, x के नाम पे क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, ओके ठीक है। अच्छा, b अगर नॉन ज़ीरो हो गया, b अगर नॉन ज़ीरो हो गया, ऊपर वाला नॉन ज़ीरो, नीचे वाला नॉन ज़ीरो, तो क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, x के नाम पे कुछ, x के नाम पे कुछ सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, b अपॉन ए मिलेगा, क्योंकि b भी नॉन ज़ीरो है, a भी नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ एक यूनिक सोल्यूशन मिला, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे ज़ीरो सोल्यूशन मिला, ज़ीरो, जीरो सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि मतलब सोल्यूशन ही नहीं मिला, जीरो सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि जीरो सोल्यूशन ही नहीं मिला, x इक्वल ज़ीरो मिला, इसका मतलब ओरिजिन आपका आंसर है, x इक्वल ज़ीरो आपका आंसर है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को रिलेट करते हैं डिटर्मिनेंट से, और देखते हैं कि हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे देख पाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते हैं। सिस्टम है a1x प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा था इसको, मैंने इसको क्या लिखा था, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, ठीक है, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। अच्छा, तो इसके बाद जो है आपको पता होगा कि यहाँ पे पहले डेल्टा भी चाहिए, तो डेल्टा के नाम पे मैंने क्या लिखा था, डेल्टा के नाम पे मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कम्प्लीटली। डेल्टा क्या होगा,
इसको भूल जाओ और जितने भी कोफिशिएंट दिखें कॉपी कर दो। दिख रहा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब डेल्टा एक्स लिखते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो, किससे? D1 D2 D3 से। तो यहाँ क्या आएगा? D1 D2 D3, बाकी एज इट इज़ होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये डेल्टा एक्स निकला। अब डेल्टा वाई यहाँ पे लिख देते हैं, डेल्टा जेड भूल जाओ अभी। ठीक है, तो डेल्टा वाई क्या होगा? अब सेकेंड कॉलम को क्या करो? रिप्लेस कर दो D1 D2 D3 से। तो A1 यहाँ होगा A2 यहाँ होगा A3, सिर्फ दिमाग लगाना है सेकेंड कॉलम पे। यहाँ होगा D1 D2 D3, यहाँ होगा C1 C2 C3। ठीक है, ये हो गया डेल्टा वाई। अब डेल्टा जेड भी लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। डेल्टा जेड, डेल्टा जेड यहाँ लिख देते हैं। डेल्टा जेड क्या होगा? ऐसे बना दो। तो इसमें क्या होगा? अब थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा? D1 D2 D3 से। बाकी जो है एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, A1 A2 A3 और B1 B2 B3। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या करना है आपको? इसके बाद आपको ये समझना है कि मुझे डेल्टा, मुझे x कैसे मिल रहा है? मुझे x मिल रहा है डेल्टा x अपॉन डेल्टा करने से। मुझे y कैसे मिल रहा है? डेल्टा y अपॉन y डेल्टा करने से। z कैसे मिल रहा है? डेल्टा z अपॉन डेल्टा करने से। ये तो पता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। ये तभी आप कर पाओगे जब नीचे वाला जीरो नहीं बने, मीन्स डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये तभी कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा अगर जीरो बन गया आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब मैं केस की बात करता हूँ। ठीक है, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है। अच्छा, डेल्टा का मतलब क्या है यहाँ पे? डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। चाहे आप डेल्टा बोलो या डिटरमिनेंट ए बोलो, बात एक ही है। या फिर डी बोलो, सिर्फ बात एक ही है। अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन की मदद से। ठीक है, अगर सोल्यूशन मिलता है मीन्स डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, तब तो ऐसे ही करोगे, सिंपल। आप 4 डिटरमिनेंट लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। ठीक है, बट अगर डेल्टा जीरो बन जाता है तब क्या होगा? तब केस आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा या फिर नो सोल्यूशन मिलेगा। इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे दिमाग लगाओ। देखो सारी चीज़ें है कैसी? D इंटू कैपिटल X इक्वल D1 जैसा है। ठीक है, अब D1 का मतलब क्या है? D1 का मतलब है, मैं बता देता हूँ D1 का मतलब क्या है। D1 का मतलब है डेल्टा X या फिर डेल्टा Y या फिर डेल्टा Z, ये तीनों हैं। और D का मतलब क्या है? D का मतलब यहाँ डेल्टा है, याद रखना इस चीज़ को। डेल्टा को मैंने डी मान लिया, मेन डिटरमिनेंट जो आपका ओरिजिनल डिटरमिनेंट है। और D1 का मतलब जब आप कॉलम को रिप्लेस करते हो D1 D2 D3 से, तो क्या हो सकता है? डेल्टा एक्स हो सकता है, डेल्टा वाई हो सकता है, डेल्टा जेड हो सकता है। ये 3 केस हो सकता है। तो मुझे बस दिमाग इस पर लगाना है। और ये आपको दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है? ये लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने केस वाइज डिस्कस किया था। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था क्या क्या हो सकता है। भाई सिचुएशन किस पे डिपेंड करेगा? या तो इस D पे डिपेंड करेगा या तो इस D1 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम D को ज़ीरो मान लेते हैं। या तो D ज़ीरो हो सकता है या फिर D ज़ीरो नहीं हो सकता है। दीवार हम पहले बना देते हैं बीच में। ठीक है, अच्छा अगर D ज़ीरो हो गया तो सारी चीज़ें दिखेंगी कैसे दिखेंगी? भाई 0 इंटू कैपिटल X इक्वल D1 जैसा दिखेगा। ठीक है, अब 2 केस हो सकता है। कौन कौन सा केस हो सकता है? मैं छोटा बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह बहुत ही कम है, मैं पेन की हेल्प लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे 2 केस हो सकता है। या तो D1 ज़ीरो होगा या तो D1 ज़ीरो नहीं होगा। D1 ज़ीरो नहीं होने का मतलब है D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो बन गया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को, ये सिचुएशन को मैं नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। D1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब D1 और D2 और D3 नॉट ऑल ज़ीरो।
ठीक है, इसमें से एक नॉन जीरो बनेगा। D1 नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है, याद कर लेना इस चीज़ को। अच्छा, तो अगर D1 जीरो बनेगा, ठीक है, D1 अगर जीरो बनता है, D1 जीरो का मतलब क्या है, D1 भी जीरो, D2 भी जीरो एंड D3 भी जीरो। अच्छा, D1 का मतलब डेल्टा एक्स, D2 का मतलब डेल्टा वाई, D3 का मतलब डेल्टा जेड। याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या है, जीरो इंटू एक्स इक्वल जीरो। D1 अगर जीरो रखते हैं यहाँ पे, तो जीरो इंटू एक्स इक्वल जीरो। ओहो, ये तो देखा देखा सा लग रहा है। तो जीरो यहाँ भी बनेगा, जीरो यहाँ भी बनेगा, तो एक्स के नाम पे क्या ले सकते हो आप, कुछ भी लो, क्योंकि कुछ भी इंटू जीरो क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है, और राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है, तो जीरो इक्वल जीरो बन गया। इसका मतलब ऑलवेज ट्रू होगा ये। तो जब ये ऑलवेज ट्रू है, एक्स के नाम पे आप कुछ भी लो तब भी ये ऑलवेज ट्रू है, तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। अब अगर राइट हैंड साइड में से D1, D2, D3 में से कोई भी नॉन जीरो बन गया, मान लो एक कोई भी D1 नॉट इक्वल टू जीरो बना, तो राइट हैंड साइड क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जीरो है। भाई जीरो इंटू समथिंग क्या होगा, जीरो होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जीरो है, राइट हैंड साइड क्या है, नॉन जीरो है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे भी दो सिचुएशन पॉसिबल है। कौन कौन सा सिचुएशन, या तो D1 जीरो होगा, या तो D1 नॉन जीरो होगा, ये दो सिचुएशन हो सकता है। अच्छा, मैंने बताया था अगर D मतलब ये वाला अगर जीरो नहीं बनता है, तो इसको आप किस तरह लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x इक्वल D1 अपॉन D, ये लिख सकते हो आप। ओके, अब क्या करना है आपको, अब दिमाग लगाओ। अगर D1 का मतलब D1, D2, D3 है। अच्छा, D1 का मतलब डेल्टा x है, D2 का मतलब डेल्टा y है, D3 का मतलब डेल्टा z है। तो अगर D1, D2, D3 ऑल जीरो बन जाते हैं, मतलब अगर D1 जीरो बन गया, ऊपर जीरो है, नीचे नॉन जीरो है, नीचे क्या है, नॉन जीरो है, तो जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ तो जीरो मिलेगा भाई, यहाँ तो क्या मिलेगा, जीरो। तो जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब आप वेरिएबल सॉल्व कर रहे हो, मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो, तो एक्स भी जीरो मिलेगा, वाई भी जीरो मिलेगा, और जेड भी जीरो मिलेगा। समझ गए, यहाँ पे x के नाम पे क्या मिलने वाला है, x के नाम पे जीरो मिलेगा ना, क्योंकि D1 क्या है, D1 जीरो है, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, तो राइट हैंड साइड क्या बन गया, जीरो। तो x इक्वल जीरो, x इक्वल जीरो नहीं है, x का मतलब कैपिटल X का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब x, y, z तीनों, तो ये मिल गया। और ये क्या है, ये एक सोल्यूशन है भाई, ये एक सोल्यूशन है जिसको क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन। याद रखना, जब भी ओरिजिन आपका सोल्यूशन मिलता है तो उसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, ओके, ये भी बात समझ में आ रहा है। अगर ये भी समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आते हैं, अगर D1 जीरो नहीं बना, ऊपर वाला का जीरो नहीं बना, नीचे वाला पहले ही जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। तो x के नाम पे कुछ मिलेगा, y के नाम पे भी कुछ मिलेगा, और z के नाम पे भी कुछ मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन मिल रहा है वो क्या है, यूनिक है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछ दूँ कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्यूशन कब देगा, तो सोल्यूशन देगा D नॉट इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि यहाँ पे या तो ओरिजिन सोल्यूशन मिलेगा या तो कोई सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, और D इक्वल जीरो पे क्या होगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा या तो नो सोल्यूशन मिलेगा। D इक्वल जीरो पे वही वाला सिचुएशन था, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही वाला सिचुएशन था। डेल्टा जीरो का मतलब डेल्टा की जगह पे मैंने D लिया है, बस फर्क यही है। D का मतलब डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, ठीक है, तो दो सिचुएशन होता है। क्या सिचुएशन होगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा या तो नो सोल्यूशन मिलेगा, दो ही केस हो सकता है, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा या तो नो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, अब थ्योरी पार्ट तो हो गया, डिटरमिनेंट का थ्योरी पार्ट खत्म है। अब इससे रिलेटेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ solve the following system of equation
बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन वाला पहले ही बोल दिया है आपको क्या यूज़ करना है, मैट्रिक्स मेथड। अच्छा, इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन दिया है 2/x प्लस 3/y 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल 4। सेकेंड इक्वेशन है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल 1। अगला है 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल कितना, 2। ठीक है। अच्छा, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्रैमर्स रूल से भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। बट आप एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर मैच करा सकते हो। जो आपके लिए ईजियर मेथड होगा वो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। बट ये ध्यान देना कि बोर्ड में जो पूछ रहा है वहाँ पे अगर मेंशन किया मैट्रिक्स मेथड तो आपको मैट्रिक्स मेथड ही यूज़ करना है। बट अगर इक्वेशन दिया हो और आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आपके लिए जो सूटेबल मेथड होगा, चाहे वो मैट्रिक्स मेथड होगा चाहे वो क्रैमर्स रूल होगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। चलो देखते हैं मैट्रिक्स मेथड में। मैट्रिक्स मेथड में होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स मेथड में हम लोग करते क्या है, हम x डायरेक्ट निकालते हैं A इनवर्स B से। ठीक है, कब, जब डिटर्मिनेंट A 0 के बराबर ना हो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट A 0 के बराबर हो जाएगा तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। खैर, अगर वो आएगा भी तब भी आपको डिटर्मिनेंट A निकालना ही पड़ेगा। अगर वो 0 के बराबर आएगा भी तब भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्रैमर्स रूल में भी और मैट्रिक्स मेथड में भी आपको चेक तो करना ही पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। चलो डिटर्मिनेंट A निकालते हैं। पहले डिटर्मिनेंट A निकालने से पहले आपको यहाँ दिख रहा है अगर 2/x, ये 3/y 10/z, तो ये कुछ विचित्र सा लग रहा है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2/x, जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कि जब भी 1/x या 1/y आता है तो क्या मान लेते हो आप, उसको u और v मान लेते हो। तो यहाँ भी वही करो, 1/x को क्या मान लो, u मान लो, और 1/y को क्या मान लो, v मान लो। ठीक है, z भी है तो 1/z को w मान लो। इससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब आपका इक्वेशन कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, 2u प्लस 3v प्लस 10z इक्वल 4, कॉमा दूसरा इक्वेशन 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल 1। तीसरा इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं 6u प्लस 9u माइनस 20w इक्वल 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3 इक्वेशन। अच्छा, 3 इक्वेशन अगर ये मिल चुका है आपको तब आप डिटर्मिनेंट A निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट A ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है जो भी 3 इक्वेशन आपके पास उसके कोएफिशिएंट्स को लिख दो। ठीक है, उसके कोएफिशिएंट्स को लिख दो, 4, 1 और 2 को भूल के बाकी जितने कोएफिशिएंट्स हैं वो लिख दो इस इक्वेशन से। 4 को गायब कर दो, 1 को गायब कर दो, 2 को गायब कर दो, क्योंकि वो इक्वल के इधर है। आपको पता है कि जो आपका जनरल एक्सप्रेशन होता है वो AX इक्वल B फॉर्म का होता है। तो B वाला क्या होता है, इक्वल की जो राइट हैंड साइड में रहता है। तो B भूल जाना है, A आपको यहाँ से लिखना है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे 6 दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, फिर 3 है, यहाँ पे क्या है, -6 है। अच्छा, यहाँ पे कितना है, 9 है। आगे बढ़ते हैं, Z का कोएफिशिएंट 10 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे कितना है, -20 है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अराउंड जो है एक्सप्रेस करना है। तो मैं फर्स्ट रो के अराउंड जो है एक्सप्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि डिटरमिनेंट होता क्या है। आपको पता है डिटरमिनेंट A11 C11 होता है प्लस A12
C12 होता है प्लस A13 C13 होता है। अब देखो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, आपका पूरा डिटरमिनेंट रिवाइज हो जाएगा, मतलब बोर्ड लेवल। इसके बाद करना क्या होगा, देखो A11 कितना है 2 है, C11 निकालने के लिए आपको पता है को फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 2 के ऊपर क्या है प्लस है, तो ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, मतलब ये कॉलम ये रो, तो ये कितना होगा 120, ठीक है। और माइनस का ये और ये गायब है ना, माइनस का 45, ठीक है। अगला क्या होगा माइनस का 3, ये ब्रैकेट में C12 निकालने के लिए ये गायब और ये गायब, ये गायब और ये गायब, तो ये कितना होगा माइनस का 80 और माइनस का 30, माइनस का 80 और माइनस का 30, माइनस का 80 माइनस का 30। अगला क्या है प्लस का 10, उसके ब्रैकेट में क्या होगा 10 के लिए ये गायब और ये गायब, ये कितना होगा 36 और 36 प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली 120 माइनस 45 कितना होता है 75 का डबल 150, ये कितना होगा माइनस का 110 और ये प्लस कर देगा तो 110 इंटू 3 कितना होगा 330, ठीक है। ये 72 इंटू 10 720, तो फाइनली जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 0 0 2 3 5 5 10 7 3 10 11 एक कैरी 12। अब आपको पता चल गया कि जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई है वो 1200 आई है, इसका मतलब आपको दिख गया कि डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आया। तो अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो इसका मतलब आप ये अप्लाई कर सकते हो, क्या अप्लाई कर सकते हो, x इक्वल यहाँ लिख देते हैं x इक्वल ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा ए इनवर्स, इसका मतलब आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अच्छा बी क्या है, बी ये है, इक्वल के जो इधर रहता है राइट हैंड साइड वो क्या होता है बी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन में ये 4 1 और 2, 4 1 2 से बना मैट्रिक्स क्या होगा बी होगा। तो बी के पहले आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए इनवर्स का मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, ए मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है डिटरमिनेंट फॉर्म में, अब इसी का इन्वर्स आपको निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन्वर्स इक्वल क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ए आप निकाल चुके हो, कितना है 1200, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए कैसे निकलता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडजॉइंट ए होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा, ठीक है। और कोफैक्टर निकालने के लिए इसी मैट्रिक्स का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस हो चुका है, फिर क्या आएगा माइनस, क्योंकि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो हर एलिमेंट का निकालते हैं। देखो 2 का अगर निकालेंगे कोफैक्टर तो ये गायब बचा कि क्या 2 के ऊपर प्लस है, तो -6 इंटू -20 कितना होगा -120, और फिर माइनस कितना होगा, फिर माइनस का 45 होगा, तो ओवरऑल कितना आएगा 120 माइनस 45 75, तो यहाँ हो जाएगा 75। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो 3 के ऊपर माइनस है तो ये भूल जाओ और ये भूल जाओ, ये भूल गए ये भूल गए। 4 इंटू -20 कितना होगा -80, और 6 इंटू 5 30 -30, -80 -30 कितना होगा -110, और 3 के ऊपर माइनस है तो कितना होगा 110, ठीक है। 10 के लिए सोचो, ये गायब और ये गायब, 10 के ऊपर प्लस है तो ये कितना होगा 36 और प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 72, तो यहाँ क्या हो जाएगा 72। 4 के ऊपर माइनस है तो 4 के लिए सोचते हैं, तो ये गायब और ये गायब, 3 -20 9 10 ये है, तो ये कितना होगा माइनस का 60
माइनस का 60, ठीक है, और माइनस का 90, माइनस का 60 माइनस का 90, लेकिन चूँकि 4 के ऊपर नेगेटिव है तो कितना होगा, प्लस का 150 हो जाएगा, तो प्लस का 150। आगे बढ़ते हैं इसके लिए, तो ये गायब और ये गायब, ठीक है। 2 इंटू माइनस 20 माइनस 40, 6 इंटू 10 माइनस 60, और 6 के ऊपर प्लस है तो कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस 40 माइनस 60, ठीक है, माइनस 40 माइनस 60 माइनस 100, तो ये हो जाएगा माइनस 100। आगे बढ़ते हैं 5 के लिए सोचते हैं, तो ये गायब और ये गायब, ये गायब और ये गायब, ये कितना होगा 18, और देखो 18 और माइनस 18, ज़ीरो हो जाएगा। जीरो के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 के लिए सोचो, तो ये गायब और ये गायब, कितना होगा 3 इंटू 5 15, और प्लस का 60, 15 प्लस का 60 75, 6 के ऊपर प्लस है तो 75, ठीक है। अच्छा 9 के ऊपर माइनस है, ये ध्यान देना है, तो ये गायब और ये गायब, 2 इंटू 5 कितना होगा 10, और ये माइनस 40, ठीक है ना, तो 10 माइनस 40 माइनस 30, लेकिन उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आखिरी बचा है ये गायब ये गायब, कितना होगा, ये माइनस का 12 और ये माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 माइनस का 12, तो कितना होगा माइनस का 24, माइनस का 24। ये निकल गया कोफैक्टर ऑफ ए। लेकिन आपको कोफैक्टर ऑफ ए नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ए डी जे ऑफ ए चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज जब लेते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपोज जब लेते हैं तो क्या फ़र्क होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो इस रो को, इस कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, इस कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, इस कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो फाइनली कितना आने वाला है 75 110 और 72, यहाँ पे क्या होगा 150 माइनस का 110 और फिर ज़ीरो, यहाँ कितना होगा 75 30 और माइनस का 24, ये हो गया एडजॉइंट ए। तो आपको एडजॉइंट ए से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, आपको इन्वर्स से मतलब है। तो इन्वर्स कहाँ निकाल यहाँ पे इन्वर्स अगर निकालना हो आपको, तो इन्वर्स के लिए आपने फार्मूला देखा है, इन्वर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे मैं इन्वर्स निकाल देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे तो ए इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1200, और एडजॉइंट है तो ये रहा आपके पास 75 110 72 150 माइनस 110 ज़ीरो 75 30 माइनस 24, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, अब आपको वही अप्लाई करना होगा, x इक्वल ए इन्वर्स बी, तो x इक्वल ए इन्वर्स बी ये होता है। तो ए इन्वर्स कितना निकला है, ए इन्वर्स निकला है 1 अपॉन 1200, उसके बाद यहाँ डिटरमिनेंट में क्या आएगा 75। अच्छा याद रखना एक और चीज़, आप किसको सॉल्व कर रहे हो, आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हो। तो ये होगा मैट्रिक्स को फैक्टर आपने निकाला, ये आपने एडजॉइन निकाला, तो ये भी क्या होगा मैट्रिक्स। अच्छा ये आपका इन्वर्स है, तो इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स होगा, तो ये भी क्या होगा एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, 110 72 150 माइनस 110 ज़ीरो 75 30 माइनस का 24, ठीक है। उसके बाद क्या है बी है, तो बी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो बी की जगह पे क्या आएगा 4 1 2, तो यहाँ पे एक सेकेंड बी की जगह पे क्या आएगा 4 1 एंड 2, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4 1 एंड 2। ये क्या है एक्स का मतलब वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड। तो इसको सॉल्व करना है, अभी इसको भी सॉल्व करना है, बहुत कैलकुलेशन हो गया, तो चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा ये देखो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद
क्या आने वाला है वो देखते हैं। चूँकि एक ही कॉलम है आपके पास तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान है। तो देखो 75 इंटू 4 कितना होगा, 75 इंटू 4 300 होगा, ठीक है। प्लस 150 इंटू 150 होगा, 75 इंटू 2 150 होगा। अच्छा आगे 110 इंटू 4 कितना होगा, 440 होगा, माइनस 110, ठीक है, इंटू 1 करना था। 30 इंटू 2 कितना होगा, 60। अच्छा 72 इंटू 4, 72 इंटू 4, 72 इंटू 4 कितना होने वाला है, 288 होगा, ठीक है। 0 इंटू समथिंग 0 होगा, माइनस 24 इंटू 2 कितना होगा, माइनस का 48, ठीक। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/1200, अब ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने पे क्या होगा, 150 150 300, तो ये हो जाएगा 600, कितना होगा 600। अच्छा ये कितना होगा, ये कितना होगा 140 माइनस 110, 330 और 60, 330 एंड 60, ये कितना है 1, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया आई थिंक, ठीक है। क्या रॉन्ग हुआ है, ये 2 बार रिपीट हो गया है, ये 100 है, ये भी 100 है यहाँ पे, ठीक है, ये भी 100 है, देखो यहाँ पे 100 था, तो ये हो गया 600, तो ये भी क्या होगा 100 होगा, ठीक है। तो माइनस 100 प्लस 60 कितना होगा, माइनस 40, और 440 माइनस 40 कितना होगा, 400 होगा। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 288 माइनस 48, 288 माइनस 48 कितना होगा, 240 होगा, 240, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको 1200 से हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। ये मैट्रिक्स जो है 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, 1200 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो 1200 से अगर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू फाइनली क्या मिलने वाली है, x की वैल्यू जो है फाइनली आपको मिलने वाली है, 1200 से डिवाइड होगा तो ये कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 1/3 होगा। अच्छा ये कितना होगा, 240 डिवाइडेड बाई, तो 0 कैंसिल आउट, 24 इंटू 5, हाँ 120, 1/5 मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली आपको x मिल गया है। x का मतलब यहाँ पे क्या है, आपने x किसको माना है, u/v/w को, u/v/w को। तो u की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2, v की वैल्यू क्या मिल गई, 1/3, और w की वैल्यू 1/5। लेकिन u क्या है, u क्या 1/x है, v क्या है 1/y है, w क्या है 1/z है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 5, ठीक है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप क्रैमर रूल से सॉल्व करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी लेंदी होगा, ठीक है। मैं सिर्फ बता देता हूँ कि आपको करना क्या होगा। आपको क्या करना होगा, आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। यहीं पे मान लो आपके पास इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन ये है, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो पहला मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, पहला मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा होगा। तो डेल्टा कैसे बनेगा, डेल्टा का मतलब जो आपने निकाला है डिटरमिनेंट ए वही है, ठीक है। तो इक्वेशन देख के आप लिख सकते हो, क्या है 2 4 और एंड 6, इक्वेशन दिख रहा होगा ये वाला। अच्छा फिर क्या होगा 3, फिर -6, और उसके बाद कितना है 9, उसके बाद 10, यहाँ पे 10, उसके बाद 5, उसके बाद -20, ये हो गया डेल्टा। अब डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x के नाम पे क्या करना होगा आपको, ये सारी चीज़ें वहीं रहेंगी, बस पहला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा 4 1 2 से, 4 1 2 से, 4 1 2 से।
बाकी एज इट इज़ कॉपी कर दो। 3 - 6 9, 10 5 माइनस का 20। ठीक है, डेल्टा वाई क्या होगा अब तो आप समझ चुके हो। तो डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा वाई। अब सेकंड कॉलम को क्या करो, रिप्लेस कर दो किससे, 412 से। तो 412 पहले ही लिख लेते हैं, बाकी कॉपी कर दो। तो बाकी कॉपी यहाँ से कर दो, तो 2 4 6, अच्छा 10 5 20 -20 है। डेल्टा जेड क्या होगा, कॉलम थ्री को रिप्लेस कर दो 412 से। तो 412 से रिप्लेस कर दिया, बाकी कॉपी कर दो। तो 2 4 6, ठीक है, 3 -6 और 9। आपको पता है कि आपने डेल्टा सॉल्व किया था, डेल्टा जो सॉल्व किया हो, जो आपने डेल्टा सॉल्व किए हो वो क्या आया है, वो आया है 1200। ठीक है, 1200। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा x अपॉन एक्स से, सॉरी डेल्टा x अपॉन डेल्टा से। डेल्टा या डिटरमिनेंट है, बात एक ही है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1200। तो नीचे वाली की वैल्यू क्या है, 1200। अच्छा ऊपर वाली की वैल्यू कुछ आएगी, क्या आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे, तब कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, कुछ आएगा। मान लो यहाँ पे अल्फ़ा आया, तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाई दिस समथिंग आएगा, बीटा, कुछ भी, मतलब आंसर कुछ आएगा। जैसे वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 3 एंड 5 आया था, तो ऐसे ही आएगा। डिवाइड होने के बाद ये u आएगा एक्चुअली में, क्योंकि u v w पहले निकालोगे तब एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आई थी, u की वैल्यू आई थिंक 1/2 आई थी। तो यहाँ पे आई थिंक मिलने वाला है 600, अल्फ़ा की जगह 600 मिलेगा। जब डेल्टा एक्स को सॉल्व करोगे तो 600 मिलेगा। 600 डिवाइडेड बाई 1200 कितना आएगा, 1/2। ये u की वैल्यू हो गई, u इक्वल 1/2, दिस इक्वल 1/x, तो x इक्वल क्या होगा 2। तो ऐसे ही निकालोगे v की वैल्यू, v क्या होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा। ठीक है, ये कितना आएगा, ये 1/3 आया था शायद, 1/3, हाँ। अच्छा w क्या आएगा, w ऐसे ही आएगा, डेल्टा w अपॉन डेल्टा, तो ये कितना आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, x 2 आ गया, तो y कितना आएगा, इससे y 3 आ जाएगा, और z कितना आएगा, z कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर मिलेगा आपको। मतलब ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है। आपको 4 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा, जो अपने आप में बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इस टाइम टेकिंग, तो इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों, डिटरमिनेंट खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेसिकली आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, बट उसके पहले हम लिमिट पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे। तो आई होप बच्चों आपको पूरा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, पढ़ते रहो, बाय बाय।